हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 4 ऊष्मा। ऊष्मा यानी गर्माहट। जो गर्मी है वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, सब उसके बारे में सारी बातें आज हम यहाँ इस अध्याय में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना ऊष्मा। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जातम रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हल्के गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। अब ठंडा और गर्म को जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप पढ़ेंगे 4.1 ठंडा तथा गर्म। गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। चाय गर्म अथवा बर्फ ठंडी होती है। सारणी 4.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करें। कहते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या फिर ठंडी है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका पता लगाने के लिए हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करेंगे। और यहाँ पे जो है ये 4.1 में एक सारणी दी हुई है, गर्म तथा ठंडी वस्तु है। यहाँ वस्तुओं के नाम है, यहाँ पे ठंडा है, शीतल है, यहाँ पे गुनगुना है या गर्म है, हल्का हल्का गर्म है या फिर गर्म है। यहाँ पे कुछ वस्तुओं के नाम लिखे जैसे आइसक्रीम है, चाय के प्याले में रखी चम्मच है, फलों का रस, तलने के लिए उपयुक्त सब किसी बर्तन की हथी। यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम लिखे, आपको बताना है कि ठंडी है या कम ठंडी है, गर्म है या फिर ज़्यादा गर्म है। अब हम यहाँ पे क्रियाकलाप 4.1 करेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सी वस्तु गर्म है ठंडी में कैसे पता चलेगा। 3 मग्गों में पानी के ताप का अनुभव करना है। यहाँ पे दिखा है कि 3 जो हमने बर्तन लिए हैं, है ना, ABC, इनके ऊपर चिन्हित किया उनका नाम और फिर को चेक करा है कि कोई भी कैसे गर्म या ठंडी का पता चलता है। अब चेक करने के लिए क्या कि 3 बड़े मग अथवा कटोरी लीजिए। इन पर A, B तथा C नामांकित कीजिए। जैसे इसमें किया हुआ है 4.1 पिक्चर में करा हुआ है। ये 3 बर्तन लिए ABC। मग A में ठंडा पानी तथा मग B में गर्म पानी लीजिए। कुछ ठंडा और कुछ गर्म मिलाकर मग C में डालिए। अब अपने बाएं वाम हाथ को मग A में तथा दाहिने दक्षिण हाथ को मग B में डालिए। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक मगों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ मग C में डुबाइए। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? बूझों की उलझन यह दर्शाती है कि निश्चय करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता यानी कि गर्मी की विश्वसनीय ताप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। क्या किया कि 3 बर्तन लिए ABC, इसमें एक में गर्म पानी डाला, एक में ठंडा डाला और एक में गर्म और ठंडा दोनों ही पानी को मिला के डाल दिया। और उसके बाद 2 या 3 मिनट के लिए अपने हाथ एक एक करके बर्तनों में डाल के देखा कि पानी ठंडा है गर्म है, हमें स्पर्श करने से पता चलता है। लेकिन कोई ज़रूरी है कि हम जो स्पर्श करें वास्तविकता में वैसा ही हो। तो सर्दी या गर्म
ठंडी या गर्म चीज़ों को नापने के लिए हम जो युक्ति अपनाते हैं, जो हम तरीका यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तापमापी यानी कि थर्मामीटर। थर्मामीटर से पता चल जाता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या फिर कितनी वो ठंडी है। तो तापने के लिए ताप को मापने के लिए हम जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं उसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। अब हम यहाँ पढ़ते हैं 4.2 में ताप मापन यानी ताप को मापना। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? यदि याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा तो टेम्परेचर ताप को थर्मामीटर तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए और इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। यह है थर्मामीटर जिसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। इससे क्या हमारे शरीर का जो तापमान है वो नापा जाता है कि हमारा शरीर कितना गर्म है, हमें इस थर्मामीटर से ही पता चलता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। जो थर्मामीटर होता है वो पतला सा, बिल्कुल ही पतला सा होता है, जैसे कि पिक्चर में बना हुआ है। यहाँ पर ये पिक्चर है तो थोड़ा सा मोटा भी दिख रहा है, वरना बहुत इतना सा पतला होता है और लंबा होता है। ये ना कांच की पतली सी बारीक से ये होता है, कान नली जैसा होता है। और इसके सिरे पर यहाँ पर एक छोटा बल्ब लगा होता है, यहाँ पे एक पारा होता है। जैसे टेम्परेचर की जो तापमान है शरीर का, जब हम उसे नापते हैं तो जितना ज़्यादा तापमान होता है उतना ये जो पारा है उतना आगे ये बढ़ जाता है। जितना आगे बढ़ता है उतना ही हमारे शरीर का तापमान होता है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक कार्य का मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। जो टेम्परेचर बॉडी का, जब हम किसी को बुखार हो जाता है तो उसको नापते हैं और नापने के बाद जब उसको देखते हैं तो हमें जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर एक पतली सी लाइन नजर आती है। यहाँ पे चमकीली सी लाइन नजर आती है। और अगर नॉर्मली देखने पे नजर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? थर्ड को थोड़ा सा घुमाना चाहिए। जब इसको ऐसे से करके थोड़ा गोल से घुमाएंगे तो जो चमकती हुई लाइन है वो हमें अपने आप नजर आ जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि हमारे शरीर का तापमान कितना है और इसे डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक सेल्सियस का तक के ताप ही माप सकते हैं। अब है क्रियाकलाप 4.2 थर्मामीटर से ताप मापना। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं। तब एक छोटे भाग का तापमान 1/5 डिग्री सेल्सियस तथा अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी यानी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ से कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह है आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। जो थर्मामीटर होता है तो क्या करते हैं, जब भी हमसे यूज़ करना हो तो पहले उसे हमें अच्छे से साफ़ करना है। किसी जो रोगाणुरोधक घोल होता है उसमें डाल के उसको डुबो के उसको साफ़ करना है और बिना साफ़ के कभी थर्मामीटर को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और यूज़ करते इसमें क्या करना चाहिए कि जो थर्मामीटर उसे अपनी जीभ के नीचे रखना है और 1 मिनट तक बिना हिलाए रखने के बाद उसको चेक करना चाहिए कि शरीर का तापमान कितना है। जो शरीर का तापमान होता है वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में बताया जाता है। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है।
आइए पहेली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। क्रियाकलाप 4.3। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में अंकित कीजिए। अब यहाँ पे जो है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसको पढ़ने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां जो है यहाँ पर बताई गई हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने के लिए आवश्यक सावधानियां। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। थर्मामीटर को जब भी हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद उसे हमेशा एंटीसेप्टिक घोल से साफ करना चाहिए। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। जब भी हम उसे यूज़ करते हैं तो पहले हमें चेक करना चाहिए कि उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा तो नहीं हो, बिल्कुल नॉर्मल है कि नहीं, 35 डिग्री पर वो हमेशा होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। जो थर्मामीटर है, जब हम अपना शरीर का तापमान नापते हैं तो नापते समय ध्यान रखना है कि वो किसी भी जो झटकते हैं, साफ करते हैं तो किसी भी कठोर वस्तु से टकराना, क्योंकि अगर वो उसकी टक्कर हो जाती है तो उसमें जो पारा है वो टूटकर बिखर जाता है। और उसके जो आगे छोटा सा सिल्वर रंग का बल्ब लगा हो तो वहाँ से नहीं पकड़ना चाहिए, बल्कि उसे कांच की नली की साइड ही पकड़ना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ने की सही विधि है सही तरीका थर्मामीटर को पकड़ के पढ़ने का, उसमें कितना तापमान है। अब यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों के शरीर के ताप, ये जो सारणी बनी यहाँ पे आपके अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं और उनके शरीर का जो टेम्परेचर जो ताप है वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस, यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो सिर्फ हमारे शरीर का जो मनुष्य होते हैं उनके शरीर का तापमान मापने के लिए ही उसका प्रयोग किया जाता है। और जो मानव शरीर का तापमान तो कितना होता है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता, 35 से 42 के बीच का होता है। इसीलिए जो थर्मामीटर उसका परिसर कितना, 35 डिग्री से 42 डिग्री का ही परिसर उसके अंदर भी होता है। अब यहाँ पे है प्रयोगशाला तापमापी। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे, इसे ध्यान से देखिए और इसके मापे जा सकने वाले अधिकतम और न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। जो प्रयोगशाला का तापमापी जो थर्मामीटर होता है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है, उसका जो प्रेशर तो कितना होता है, वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस का होता है। आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। और ये देखने के लिए हमें क्रियाकलाप 4.4 देखना है। यह प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का तापमान, ये जो लंबी से आपको दिख रहा है थर्मामीटर, ये प्रयोगशाला में यूज किया जाता है वहाँ पे किसी चीज को नापने के लिए। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। कहते हैं जो प्रयोगशाला में तापमापी थर्मामीटर हम यूज करते हैं, उसको यूज करते इसमें क्या करना है कि जब उसको किसी घोल में किसी पानी में डुबोते हैं तो उसको इस प्रकार से पकड़ना चाहिए कि जिसका जो सिरा है, जो बल्ब वाला सिरा है, वो तली में चिपक ना जाए। पानी में बेशक डूबा है लेकिन उसे चिपकना नहीं चाहिए, उसे हल्का सा ऊपर होना चाहिए। और इसके लिए क्या क्या हम चेक करने के लिए कि किसी बर्तन में पानी लीजिए, पानी के अंदर थर्मामीटर को डालिए और जो थर्मामीटर का बल्ब बिना तली में टच हुए, बिना उसको छुए हमें चेक करना है कि पानी का तापमान कितना है।
आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 4.5। किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं? जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल में या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। जो तापमापी होता है प्रयोगशाला का, जब उससे हम किसी भी चीज़ का तापमान नापते हैं तो हमें क्या करना है, जब हम उस थर्मामीटर को घोल में, पानी में या फिर जिस भी वस्तु को हमें ताप का जो टेम्परेचर चेक करना है तो उसमें डाल देते, तो डले हुए रहने पर ही हमें उसका तापमान चेक करना है। क्योंकि यदि हम थर्मामीटर को उसमें बाहर निकालेंगे तो जो थर्मामीटर में जो पारा है वो अपने आप नीचे आ जाएगा और हमें जो सही तापमान है उसका पता नहीं चल पाएगा। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे ऊपर क्यों नहीं जाता? किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग किंक देखते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग किंक होता है जो कि यह है बना हुआ। विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है उसके अंदर एक छोटा सा विभंग होता है और जब हम उसको अपने मुंह में डाल के अपने शरीर का टेम्परेचर चेक करते हैं और फिर 1 मिनट के बाद मुंह से बाहर निकालते हैं तो ये जो विभंग होता है इसके कारण जो टेम्परेचर होता है वो नीचे नहीं गिर पाता। क्योंकि जो प्रयोगशाला का थर्मामीटर होता है जैसे उसको हम बाहर निकालते हैं उसका जो पारा है, जो टेम्परेचर अपने आप नीचे गिर जाता है। लेकिन जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका टेम्परेचर नीचे नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये विभंग लगा होता है। जो थर्मामीटर हम मुंह में डाल के चेक करता है उसमें भी बदलाव आ गया। अब ये जो है अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर भी उपलब्ध मिल जाते हैं। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। यदि तापमापी टूट जाए तो उसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हैं जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता। ये क्या है, डिजिटल जो थर्मामीटर होते हैं इसमें नंबर आते हैं, इसमें पारा नहीं लगा होता। लेकिन जैसे अपने शरीर का आपने इसको शरीर में मुंह में डाला या इसमें अपना बुखार अपना टेम्परेचर नापते हैं तो इसमें जो है पारा नहीं बढ़ता, बल्कि इसमें जितना आपके शरीर का तापमान, जितना टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ऊष्मा का स्थानांतरण। संभवतः आपने देखा होगा जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, यानी कि वो गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है? हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करें। और इसको खोज को करने के लिए क्रियाकलाप 4.6 करना है। एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। जब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। ये क्या है कि एक एल्युमिनियम का जो है छड़ लेना है, इसमें कुछ छोटे छोटे मोम जो चिपका देने हैं और उसको किसी मजबूत ईंट से या फिर स्टैंड से उसको दबा देना है और उसके एक किनारे मोमबत्ती को यहाँ पर ऐसे जैसे जला रखा है पिक्चर में, ऐसे जलाना है। फिर देखना है कि जो छड़ है वो उसमें क्या होता है, कैसे वो धीरे धीरे गर्म होती है। किसी धातु की पट्टी में ऊष्मा के स्थानांतरण का अध्ययन करना। मोम के टुकड़ों का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। जब ऊष्मा जो गर्म किसी भी वस्तु में कि गर्म की साइड से, एक सिरा उसका गर्म तो गर्मी की साइड से ठंडे सिरे की जब आगे बढ़ती है तो इसे चालन कहते हैं। ठोसों में ऊष्मा प्रवाह चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है।
क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? अब यहाँ पे जो क्रियाकलाप 4 दिया हुआ है, किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी कीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल या विभाजनीय डिवाइडर का एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में रखिए या डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में लिखिए। यहाँ पे सारणी बनी हुई है। यहाँ वस्तु का नाम है, पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है, क्या दूसरा सिरा गर्म होता है, हाँ या ना। स्टील की चम्मच, कहते कि हमें जो स्टील की चम्मच है, पदार्थ लेने कुछ और उसके एक सिरे को गर्म करना है। फिर हमें देखना है कि हमने तो सिर्फ एक सिरे को गर्म किया, दूसरा सिरा गर्म होता है या नहीं होता है, वो हमें यहाँ पे हाँ या ना में लिखना है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। कि ऐसी चीज, ऐसे धातु जो जिनमें से ऊष्मा जो है निकल के आगे बढ़ जाती है, उसके यानी कि दोनों ही सिरे से गर्म हो जाते हैं, उसे हम ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर यानी कि तांबा। जो पदार्थ अपने से ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। अब जिसमें कि ऊष्मा जो आगे नहीं बढ़ पाती है उसे हम ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी, कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। प्लास्टिक और लकड़ी क्योंकि जो ऊष्मा इनको प्रभावित नहीं करती, ऊष्मा को रोक देते हैं, इसीलिए इसमें ऊष्मारोधी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाएं। और पता लगाने के लिए क्रियाकलाप 4.8 करना है। क्रियाकलाप 4.8, गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। फ्लास्क यानी कि छोटे से बर्तन, ग्लास टाइप का बीकर जो होता है वैसा। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में रखिए। जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। कि जब हम किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो जरूरी नहीं कि जो सबसे नीचे वाला पानी का हिस्सा है वही गर्म, बल्कि पानी पूरा का पूरा गर्म हो जाए। क्यों गर्म होता है? क्योंकि जब तली से जब उसमें आग लगती है, उसमें आग लगाई जाती है, नीचे उसमें ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्मा के कारण जो नीचे का पानी है वो गर्म होता है, फिर पानी वो ऊपर उठ जाता है, फिर जो और पानी वो नीचे आता है वो गर्म होता है, फिर पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता रहेगा और ऊपर जाता रहता है, और जो आसपास फिर ठंडा पानी वापस वो नीचे आता रहता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि उस बर्तन का सारा पानी गर्म नहीं हो जाता। और ये पानी गर्म होने की जो विधि से हम संवहन कहते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में यहाँ पर बना हुआ है, जल में ऊष्मा का संवहन। यहाँ पे जो ऊष्मा को रखा गया, उसमें जलाया गया है, यहाँ बर्तन में पानी है, और जो इस ऊष्मा के जलने के बाद जो नीचे का पानी गर्म होता है धीरे धीरे ऊपर उठता रहता है, और जो बीकर के अंदर पानी भरा हुआ धीरे धीरे अपने आप नीचे आता है। और ये गर्म होने की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सारा पानी गर्म नहीं हो जाता। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 4.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। अब क्रियाकलाप 4.9 है, एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पास में रखिए। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है, ऐसा क्यों है? वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। ये पिक्चर बनी कि मोमबत्ती जलाई, वहाँ पे उसके पास अपना एक हाथ रखा और दूसरा हाथ ऊपर रखा है। फिर ये हमें देख रहे हैं क्या हमारे दोनों हाथ एक बराबर गर्म हो जाते हैं? ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर से वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है, तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लौ के साथ ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती।
तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय धरतीय थल जल की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। ऐसी हवा जो समुद्र की ओर से आती है उसे हम समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। ये जो वायु समुद्र समीर है, ये जो समुद्र की ओर से आती है। और ठंडी हवा का मजा लेने के आनंद लेने के लिए अक्सर क्या होता है, जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग होते हैं वो अपने घरों की खिड़कियां जो समुद्र की तरफ मुंह करके खोल देते हैं, ताकि जो ठंडी ठंडी हवा आती है समुद्र के ऊपर से वो उन्हें उस हवा का एहसास हो सके। और रात्रि किसमें उल्टा होता है, जो धरती की तरफ से वायु होते हैं वो समुद्र की तरफ जाती है। यानी कि ये ठंडे और गर्म का जो प्रोसीजर है वो चलता रहता है, गर्म और ठंडा। समुद्र समीर तथा थल समीर जो पिक्चर आपने देखी, यह थल समीर कहलाती इस परिघटना को दर्शाता है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है, यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रकारों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य पराक्रम द्वारा आते हैं, इसे विकिरण कहते हैं। जो सूरज की रोशनी है ना, वो हमारे तक कैसे पहुंचती है, सूरज की जो गर्मी हमें कैसे मिलती है, एक जो उसका जो आने का जो प्रक्रम होता है उसे हम विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश में स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है और उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण द्वारा अन्य वस्तु से टकराते तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ता है। धूप में जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? अब है सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं, इनको प्रधानता देते हैं। जब गर्मी होती है हम हल्के हल्के रंगों के कपड़े पहनते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है, आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 4.10। टिन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफेद श्वेत पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए और उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापें। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में क्या क्या 2 बर्तन लिए टीन के, उसके एक में काला पेंट किया और एक में सफ़ेद पेंट कर दिया है। दोनों पानी रख दिया है और धूप के समय दिन में दोनों को बाहर का, फिर देखा है कि दोनों को चेक किया, दोनों में टेम्परेचर चेक किया, किसका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, क्या है। जल अधिक गर्म है। केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर में अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4.11। क्रियाकलाप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10-15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। क्योंकि जो सर्दियाँ होती हैं उसमें हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जो गहरा रंग होता है वो ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऊष्मा को, गर्मी को ऑब्जॉर्व करता है, इसलिए हम सर्दियों में ज़्यादा गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हल्के रंग के पहनते हैं। ये कैसे पता? हमने जब टिन के डब्बों में पानी भर के धूप में रखा
और फिर उसको चेक किया, उसका टेम्परेचर चेक किया। फिर उन्हीं दो बर्तनों में, एक जिसमें एक में काला पेंट था और उसमें सफ़ेद पेंट कर रखा था, उनमें गर्म पानी को छाया में रख दिया। तो उसको जो तापमान तो चेक करने के बाद हमें एहसास हो गया कि जो काला रंग होता है, जो गहरे रंग होते हैं, वो गर्मी को अवशोषित जल्दी करते हैं, ज़्यादा देर तक करते हैं। तो इसलिए हम सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े भी पहनते हैं। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकसित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे। और याद रखिए कि दोनों कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। अब इस अध्याय में जो हमने जो प्रमुख प्रमुख शब्द देखे उसको एक बार देखते हैं। सेल्सियस स्केल, चालन, चालक, संवहन, कुचालक, अधिकतम न्यूनतम तापमापी, ऊष्मारोधी, थल समीर, समुद्र समीर, विकिरण, ताप, तापमापी, थर्मामीटर, अंकीय तापमापी और पूर्तिरोधी। अब इस अध्याय में हमने जो सीखा उसको एक बार देखेंगे फिर से। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्राय 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्यता होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा मानव शरीर, जो मनुष्यों का शरीर है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो सिर्फ हमारे शरीर का तापमान यानी कि टेम्परेचर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा उसका और कोई यूज नहीं होता। और उसका जो परिसर होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा जो प्रयोगशाला का जो तापमापी यंत्र होता है, थर्मामीटर होता है, उसका परिसर होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय में हमने ऊष्मा से जुड़ी जितनी बातों को जाना और पढ़ा आप अच्छे समझ गए होंगे। तो इसी तरह से देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।